हाँ, तो डिडक्शन अवेलेबल टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे 5 डिडक्शंस का। अब उसके आगे का जो है वो 6 डिडक्शन जो है वो 6th है अंडर सेक्शन 80 DDB। ये एक इंडिविजुअल एसएसी जो अपना सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाता है वो अपने आय का एक हिस्सा स्वयं के मेडिकल ट्रीटमेंट पर या उसके अपने फैमिली मेंबर्स के किसी सदस्य के मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च करता है, तो खर्च की गई कुल राशि वर्ष की और 40,000 दोनों में जो कम हो वो अप टू 40,000 इसका डिडक्शन वो ले सकता है। सेक्शन 80E, अगर करदाता ने अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन लोन कोई ले रखा है और उस हायर एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो 100% डिडक्टेबल होता है अंडर सेक्शन 80E के तहत। 80C ये थोड़ा सा लंबा डिडक्शन है, इसको समझने का कोशिश करें। अगर करदाता ने अपने आय से किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, पुण्यार्थ संस्थान को, इसमें मंदिर मस्जिद आदि नहीं आएंगे, पुण्यार्थ संस्थान को अथवा किसी पुण्यार्थ फंड को, चैरिटेबल फंड्स को, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, ड्राउट रिलीफ फंड, आर्मेनिया अर्थक्वेक फंड, है ना, ये सब तरह के जो विशेष फंड्स है, या महात्मा गांधी मेमोरियल फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ये सब विशेष उद्देश्य से बनाए गए कोष में, चैरिटेबल फंड्स में या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड या कॉलेजेस को डोनेट करता है, तो डोनेशन के अमाउंट के संबंध में 2 प्रकार का डिडक्शन है, अप टू 50%, अप टू 100%। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे इंसेंटिव्स, टैक्स इंसेंटिव्स के तहत। यहाँ इतना समझें कि डिडक्शन फॉर डोनेशंस मेड टू यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल फंड्स अप टू 50% ऑब्लिक 100%, इसको आप नोट कर लें। ये डिडक्शन जो है 80GG के अंतर्गत ऐसे एसएसी जो सैलरीड पर्सन नहीं है, अर्थात सैलरी का इनकम जिनका नहीं है और सैलरी के इनकम के अंतर्गत वो HRA, हाउस रेंट अलाउंस या रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी, RFH फैसिलिटी, रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि वो अपने किराए के मकान पे रहते हैं। तो ऐसे करदाता के द्वारा जो अपने रेसिडेंशियल हाउस का रेंट पे किया जा रहा है वो अप टू ₹5,000 पर मंथ मैक्सिमम सेलिंग है, पर मंथ डिडक्टिबल होगा, है ना। ध्यान से समझें, वह व्यक्ति जिसका सैलरी इनकम नहीं है, अर्थात सैलरी के तहत उसे HRA, हाउस रेंट अलाउंस फैसिलिटी प्राप्त नहीं है, ना ही रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो खुद का किराया पे करके रेसिडेंशियल हाउस में रहते हैं, तो उनके द्वारा पेड किया गया किराया और का 25% और 5,000 पर मंथ दोनों में जो लोअर है वो डिडक्टेबल, यानी मैक्सिमम डिडक्शन 5,000 पर मंथ है। जो आपने देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बिजनेस सेटअप करता है, होटल, कन्वेंशन सेंटर के लिए, नर्सिंग होम के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए या मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए सेटअप के द्वारा, ये सब तरह का जो डिडक्शंस अलग अलग दशाओं में, अलग अलग धाराओं में, जिसकी चर्चा हमने साइज, शेप एंड नेचर ऑफ बिजनेस के आधार पर दिया था, वही डिडक्शंस एक इंडिविजुअल के ऊपर भी लागू होता है ना। 80IB, 80IC, 80ID, 80IE, 80I एंड 80JJ, ये डिडक्शन कॉमन है। इट विल बी अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स, आइदर कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल ओनर और पार्टनरशिप फर्म और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये सभी के ऊपर लागू होता है, सभी प्रकार के इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का। 80U जो है, अगर जो सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑनर एक इंडिविजुअल के रूप में है, उसके लिए है कि अगर वह फिजिकली डिसेबल है, नॉर्मल है, यानी लेस देन 50% डिसेबिलिटी है, तो उसको 75,000 ग्रॉस टोटल इनकम के अगेंस्ट में डिडक्शन मिलेगा। अगर वो सीवियर है, मोर देन 50%, 70-80
तो उसको 1,25,000 का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। उसका नेचर क्या है, इनकम का सोर्स क्या है, ये सब कुछ नहीं देखा जाता, सीधा उसके ग्रॉस टोटल इनकम से 75,000 नॉर्मल डिसेबिलिटी की दशा में और सीवियर डिसेबिलिटी की दशा में 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो इस प्रकार से एक इंडिविजुअल के द्वारा जब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म सेटअप करने का निर्णय किया जाता है तो उन्हें इन सभी टैक्सेशन एडवांटेज को ध्यान में रख के तय करना चाहिए, है ना। तो ये कंप्लीट हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को क्या क्या टैक्स एडवांटेज या टैक्स कंसीडरेशन देखना होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे पार्टनरशिप फर्म का। अब हम लोग देखेंगे टैक्सेशन एंड चॉइस फॉर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी एक पार्टनरशिप फर्म को सेटअप करने के बारे में सोचें, यानी सेलेक्ट करें एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें टैक्सेशन के कौन कौन से बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है निर्णय, वो है एक पहला तो आप ये जानो कि इंडिविजुअल पे स्लैब रेट लागू होता था, अप टू टैक्स फ्री लिमिट भी था पहले पुराने रूल के अनुसार से, अप टू 2,50,000 तक टैक्स नील होता था, उससे अधिक के अमाउंट पे स्लैब रेट 10%, 5%, 10%, 15%, 20% एंड 30% इस प्रकार का स्लैब में बटा हुआ था। जबकि पार्टनरशिप फर्म में फ्लैट रेट लागू होता है, दैट इज़ 30% ऑफ टोटल इनकम, यानी जीरो के बाद प्रत्येक इनकम के रुपए के लिए वो 30% टैक्स देने के लिए लायबल होगा। कौन? एक पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट के हर एक अमाउंट पे 30%। तो जो बिजनेस इनकम सेक्शन 28 से 44D इनकम टैक्स 1961 में कंप्यूट किया गया है, उस टोटल इनकम पे उसको 30% टैक्स देना होता है। तो टैक्सेशन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एक सबसे पहला कंसीडरेबल पॉइंट तो रेट ऑफ टैक्सेशन हुआ, फ्लैट रेट लागू होता है, देयर इज नो टैक्स फ्री लिमिट एट ऑल। दूसरी बात जो हम लोग देखें तो कौन कौन सा डिडक्शन उससे अवेलेबल होगा, है ना, अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तुलना में। तो पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर के द्वारा जो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल एम्प्लॉयड इन फर्म will be allowed up to maximum 12%, यानी पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा, ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे रखा है पार्टनरशिप फर्म को, अपने फर्म को, तो उस पर इंडिविजुअल पर इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो और अपना अपना कैपिटल लगाते हो तो 12% रेट से आपके कैपिटल पर इंटरेस्ट डिडक्टेबल होगा, यानी फर्म के इनकम टैक्सेबल इनकम निकालने में पार्टनर्स के कैपिटल का 12% तक इंटरेस्ट अलाउड है, डिडक्टेबल है। दूसरा आप फर्क देखें, सैलरी, बोनस, कमीशन and other forms of remuneration paid to working partner is allowed up to a specified limit यानी एक पार्टनर्स आप जानते हो मुख्य रूप से दो क्लास में आप बांट सकते हो, ऐसे और भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखें जो सक्रिय साझेदार है अर्थात एक्टिव पार्टनर है, यानी कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और सुबह से शाम उस बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है एज एन एम्प्लॉई। तो ऐसे पार्टनर्स जो सक्रिय रूप से भी भागीदार होते हैं उनको बतौर रेम्यूनरेशन, सैलरी के नाम पे, बोनस के नाम पे, प्रॉफिट का कमीशन नाम पे
वो उनको रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो अगर वर्किंग पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाता है और इसका डिडक्शन अलाउड है, बट विथ सम लिमिटेशन। 3 लाख के बाद का जो बुक प्रॉफिट होगा नेक्स्ट 1,50,000 उसका 90% एंड 1,50,000 विच एवर इज मोर, एंड रेस्ट पार्ट जो होगा वो 60% ऑफ द रेस्ट अमाउंट ऑफ बुक प्रॉफिट वो अलाउड होगा। इस बात को ध्यान में रखें। तो इस तरह का स्पेसिफाइड लिमिट है जिसके आधार पे अलाउड होगा।